हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। सेल्स जानते क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहा है मैटर। हमने पढ़ा कि मैटर सबसे छोटा यूनिट है। फिर उससे पढ़ा बाद मैटर के अंदर भी क्या होते हैं, यानी कि वो जो एटम होते हैं। मैटर सबसे छोटा किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम हमने देखा कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर के भी अंदर एटम्स हैं। ये तक तो चैप्टर 4 तक हमने एटम्स के बारे में पढ़ा। अब चैप्टर 5 से शुरुआत होगा ह्यूमन बॉडी के और प्लांट्स के बारे में, जानवरों के बारे में, कि वो सब कैसे बने हैं। देखो सीधा सीधा एग्जाम्पल लेते हैं हम घर का। जो घर बनता है वो किससे बनता है? ईंट से बनता है, यानी कि ईंट पे ईंट रखा था, ऐसे कई सारे ईंटें रखाती हैं, तब जाके रूम बनता है, किचन बनता है, बाथरूम बनता है और पूरा पूरा घर तैयार होता है। तो ऐसे हमारे अंदर भी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, जो जानवरों के शरीर होते हैं, जो प्लांट्स के पौधे होते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, यानी कि कमरा कह सकते हैं। कमरा मतलब छोटा सा होता है। जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल हो गए, चाहे इंसान हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे ट्री हो गया, चाहे पौधा हो गया, फ्लावर, कुछ भी चीज़ हो गया, बस लिविंग थिंग्स हो, उनका जो बेसिक यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे वो बने होते हैं, वो होता है सेल। और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसी का नाम भी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। ये हमने जाना कि हम किससे बने हैं? सेल, मैटर से बने हैं। और मैटर के बाद जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? सेल है। यानी कि हम जो लिविंग थिंग्स हैं, सेल, इंसान, जानवर, प्लांट्स, किससे बने हैं? सेल्स बने हैं। तो सेल्स के बारे में ही पूरा चैप्टर ये डिफाइन किया गया है। अब आते हैं, कह रहा है एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम था। ये 1665 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद का। जैसे अब अभी तो कई सारे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, इस तरीके से माइक्रोस्कोप है। तो अपने खुद से वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक क्या बनाया था? एक माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने एक ट्री का बार्क लिया था। बार्क मतलब होता है हल्का सा टुकड़ा, नहीं होता है छोटा सा, इतना बड़ा होता है, जिसमें निकला होता है, लकड़ी वगैरह कह सकते हैं। लकड़ी का छिलका लिया था उन्होंने। उस छिलकों को माइक्रोस्कोप से देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा, जब उस कॉर्क को देखा उन्होंने, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पेड़ के जो छिलका है, या कह सकते हैं थोड़ा सा डंडी जो है, उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे थे। उन डब्बों का नाम दिया इन्होंने सेल्स। जब रॉबर्ट हुक ने उस छिलके को देखा, पेड़ के छिलकों के या पेड़ के बार को 1665 में अपने लैब में, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे डब्बे में बटे हुए हैं, इस तरीके से छोटे छोटे डब्बे में बटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हैं। तो इन्होंने उस डब्बों का नाम दिया सेल्स। क्या नाम दिया? सेल्स। और सेल का मतलब होता है क्या? छोटा छोटा रूम, कमरा, जिसे हम जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर हम सोते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? इन सेलों का काम रहता है हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाना, और जो सेल बर्बाद हो गए रहते हैं, जो डेड सेल हो गए रहते हैं, उनको हटा के नए सेल लाना। ठीक है, तो हमारे अंदर लाखों सेल डेली मरते हैं और लाखों सेल डेली बनते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे कह सकते हैं अगर 20 लाख सेल बन रहा है हमारे अंदर, तो 20 लाख में से बस 2 ही लाख सेल क्या होते हैं? मरते हैं। तो यानी कि 18 लाख सेल क्या होते हैं? डेली बनते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जिस सेल क्या होता है, देखो जो हमारा ऊपर वाला स्किन होता है ना, ये वाला, ये सब सेल ही हैं, छोटे 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 सेल हैं। ये सेल जुड़ के हमारे पूरा हैंड बनाता है। तो हमारे हैंड जब हम हाथ धोते हैं, तो जब रगड़ते हैं, तो कई सारे सेल जो खत्म हो गए रहते हैं, यानी कि बूढ़े हो गए रहते हैं, मर गए रहते हैं, वो धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर ऊपर से नए सेल आते हैं। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब यही है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एक सेल से नहीं बने हुए हैं, करोड़ों अरबों सेल है उनके अंदर। ठीक है, ये बहुत छोटा यूनिट होता है सेल। और किसने इसका डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था इन बॉक्सेस को सेल। ठीक है, तो ये हो गया सेल का इंट्रोडक्शन। उसके बाद टॉपिक आता है व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। वही क्वेश्चन दे दिया जो मैंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बस लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। लिविंग थिंग्स आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9 में आ गए हैं कि जीवित चीज़ें होती हैं। ठीक है, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो पूछ रहा है किससे बनी हुई होती हैं। अभी मैंने बताया सेल से बनी होती हैं। सेल क्या होता है? ये सबसे छोटा यूनिट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, जो हर लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स यानी कि इंसान के अंदर होता है, जानवरों के अंदर होता है और पौधों के भी अंदर होता है। तो लिविंग थिंग्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, जो बहुत ही छोटा यूनिट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक दिया फिगर बता रहा है कि जो प्याज होता है ना, प्याज, ये उसका छिलका का सेल है। प्याज देखे ना हम लोग, ऑनियन,
सेल ऑफ एन ओनियन पील, जो प्याज का छिलका होता है ऊपर वाला, कई सारे छिलके होते हैं ना प्याज के अंदर, तो उसका एक छिलका जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे इस तरीके से आपको सेल दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये डॉट बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है, ब्लैक डॉट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो पूरा डब्बा है इसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। ऐसे आप अपने जब हाथ को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, या चमड़े को थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसे ही उसमें भी दिखाई देगा। हमारा सेल देखो, हर जानवर का, हर प्लांट्स का, हर इंसान का सेल अलग अलग होता है। तो ये किसका सेल है? प्याज का सेल है, ऑनियन का सेल है, ये इसका हेक्सागोनल टाइप का है, ठीक है। हमारा सेल कुछ अलग टाइप का होगा, लेकिन हम किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर जानवर का, हर प्लांट का, हर पौधे का, हर इंसान का अलग अलग सेल होता है, लेकिन सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सबका डिज़ाइन अलग होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा फेस, भाई दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 800 करोड़ लोग रहते हैं। अब सोचो 800 करोड़ में से 800 करोड़ लोगों का फेस अलग अलग है, ठीक है। सबका सेम फेस होगा नहीं, जो जुड़वा होंगे उनको छोड़ दो, जुड़वा बच्चे तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जो बचते हैं 800 करोड़ उनका फेस अलग अलग है। तो ऐसे ही हमारा जो सेल होता है वो हमेशा अलग अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन होते क्या है? सेल ही होते हैं, क्योंकि हम सेल से बने होते हैं। ठीक हो गया सेल का पूरा ब्रीफ हिस्ट्री। देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़ बताया है आपके मोर टू नो करके, यानी कि एक्स्ट्रा करके। कह रहा है जो सेल्स है ना, उन्होंने पहली बार जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में, अभी मैंने बताया, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपने ही द्वारा बनाया गया क्या, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तभी उनको पता चला कि सेल के अंदर क्या है, छोटे छोटे डब्बे हैं। तो उन डब्बों का नाम दिया इन्होंने सेल। कब दिया था? 1665 में। तो ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है कि रॉबर्ट जो हुक थे किसका डिस्कवरी किए थे? तो सेल का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है ना, क्लास 7 में अगर मेरी वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से? एक होते हैं सिंगुलर, यानी कि जिनके अंदर बस एक ही सेल आता है और उसी से बने हुए रहते हैं, जैसे कि अमीबा, और क्या हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लाइमोडोमोनास, ठीक है। और सिंपल एग्जाम्पल याद रखिए तो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये जो तीनों होते हैं ना, इनके अंदर बस एक ही सेल ही होता है और इनके अंदर सेल नहीं होते हैं। तो ये इनको कहेंगे हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर या सेलुलर, ठीक है। इनके अंदर बस एक सेल रहता है, यूनि या सिंगुलर। बाकी जो दूसरे होते हैं, जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए, ये जो तीनों हैं इनके अंदर मल्टी सेलुलर रहता है। मल्टी सेलुलर यानी कि अरबों सेल रहते हैं, ठीक है। ये दो तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं, याद रखिएगा। पूछ सकता है एग्जाम में, नहीं पूछेगा तभी आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं। एक जो सिंगल सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके अंदर बस एक सेल रहता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और दूसरे हो जाते हैं वो हम होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं और पौधे होते हैं। हमारे अंदर करोड़ों अरबों संख्या में क्या है? सेल मौजूद है, ठीक है। देखो यहाँ पे कई सारे सेल का स्ट्रक्चर दिया, मैंने बताया ना कि सब लोग सेल से बने होते हैं, लेकिन सबका सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिए, यह है स्मूथ मसल सेल। मसल नहीं होता हमारे बॉडी वगैरह हम बनाते हैं, जैसे नहीं कहते हैं जिम में जाते हैं बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो ये बॉडी का जो मसल रहते हैं, जिसे हम कहते हैं देखो बॉडी कितना अच्छा है, ये उसका मसल है। इस तरीके से उसका सेल रहता है, इस तरीके से। ये एक सेल है, सोचो ऐसे हमारे मसल के अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं, बस हाथ में हमारे जो हमारा बॉडी है। यह ब्लड के सेल, ब्लड यानी कि जो हमारा खून आता है ना, खून के अंदर भी सेल होते हैं। मैंने बताया ना हर एक चीज़ किससे बना है? मैटर और सेल से बना है। तो मैटर हो गया नॉन लिविंग थिंग्स में, और जो सेल्स आ गए वो लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। तो ये ब्लड का सेल है, यानी कि जो खून के सेल होते हैं गोल गोल ऐसे होते हैं। यह नर्व सेल, जो हमारी ये रहती है ना, ये सब नसें रहती हैं, जो दिख रहा होगा आपके हाथ में, ठीक है। ये सब नसें ध्यान से देखिएगा, आपके भी हाथ में होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जब ऐसे रहती है नसें, सेल, यानी कि ये एक सेल है। नस के अंदर लाखों सेल होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे। तो इस तरीके से क्या है? नर्व सेल है। तो एग्जाम में आता है बनाने के लिए, तो ये सब नहीं आएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका? यही आता है नर्व सेल बनाने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार हमेशा पूछता है। जब मैं भी क्लास 9 में था तो ये पूछा था एग्जाम में बनाने के लिए, 1-2 नंबर का आएगा, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा और बनाने के लिए आएगा। पूछा किसका है? तो मल्टी सेलुलर है सबसे पहली बात, और ये क्या है? नर्व सेल है। 2 नंबर में 1 नंबर का वो हो गया और 1 नंबर का फिगर हो गया आराम से, ठीक है। यह है ओवम। ओवम यानी कि जो फीमेल गैमेट्स होता है उसका सेल है, ठीक है। ये स्पर्म का सेल है। ये बोन का, जो हमारी हड्डी होती है ना, हड्डी होती, कहते हैं सब हड्डी है, तो हड्डी का सेल है। यानी कि हड्डी भी किससे बना होता है? छोटे छोटे सेल से बना होता है, जो अमीबा की तरह दिखता है। ऐसे ही अमीबा भी होता है, अमीबा आप लोग देखा होगा, ठीक है। ये आता है फैट सेल, जो हमारे पेट के अंदर रह कर नहीं कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, फैट हो गया है, तो फैट का जो होता है, मोटापे का ये सेल होता है, गोल गोल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सब सेल के टाइप्स हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये वाला है नर्व सेल, हमेशा एग्जाम में आता है, उसके बारे में पूछता है। तो वही कह रहा है वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये सब इंसानों के अंदर का सेल है, ठीक है।
अब देखो यहाँ आपको बता रहा है अमीबा के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। कह रहा है जो अमीबा वाले सेल होते हैं जिसमें कहते हैं हम सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कहते हैं, जिनके अंदर बस एक ही सेल रहता है और दूसरा सेल इनके अंदर नहीं रहता है। ये कह रहे हैं जो अमीबा होते हैं, जो सिंगल सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, वो अपने शेप को भी यानी कि अपने साइज़ को भी दोनों क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मौसम के या वातावरण के हिसाब से। ठीक है, जैसे अमीबा जो होता है ना, जैसे ब्रेड देखेंगे, ब्रेड जो दूध के साथ या चाय के साथ खाया जाता है या बटर के साथ खाया जाता है या पीनट के साथ खाया जाता है, ब्रेड होता है। अगर ब्रेड को हम एक हफ्ते के लिए छोड़ दें, खाया हुआ नहीं वैसे ही छोड़ दें, गर्मी में पड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे ब्रेड के ऊपर ब्राउन ब्राउन क्या कलर पड़ जाता है, थोड़ा सा मतलब बैक्टीरिया आ जाते हैं या ख़राब हो जाता है, कहते हैं ब्रेड ख़राब हो गया। तो कैसे ख़राब पता चलता है, उसके ऊपर से ब्राउन कलर का या सफ़ेद कलर का, ब्लैक कलर का क्या होता है, दाग पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है, तो इसके अंदर कहीं कहीं फंगी लग जाता है, बेकार हो जाता है, कहते हैं देखो इसमें पपड़ी पड़ गया है, बेकार हो गया है। तो पपड़ी क्या होते हैं, अमीबा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर उस ब्रेड को काट करके इस वाले हिस्सों को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब क्या है, यूनिसेलुलर हैं, जो उस ब्रेड को खा रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अमीबा जो होता है वो मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने शेप को और अपने साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो कहीं भी इधर उधर से बदल सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नहीं। जिस बॉडी में पैदा हो गए, जिस कलर का हमारा शेप है वही ज़िंदगी भर रहेगा जब तक हम मर नहीं जाएंगे। ठीक है, साइज़ को चाहो हम चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, साइज़ मोटा हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, जिम जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी। तो हम अपने शेप को तो नहीं चेंज कर सकते, देखा जाए तो चेंज भी कर सकते हैं, मोटापा पतला हो जा रहा है तो हम भी एक तरह से कर सकते हैं। लेकिन अमीबा का एक खास कर दिया है कि अमीबा जो होते हैं वो हर तरह के शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना बुक के जो बीच बीच में होते हैं, यही क्वेश्चन ठीक उठाकर टीचर क्या करता है, स्कूल के एग्जाम में डाल देता है, हाफ ईयरली में, एनुअल में डाल देता है, टेस्ट में डाल देता है और बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा है ना बस वही पूछ रहा है। लिखा है हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक एंड हाउ। अपने लैब में जब वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ का जो बार्क होता, छिलका होता है, उसी को माइक्रोस्कोप से देख रहा था। बस इसी को आपको बना के लिख देना, पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया बस वही आएगा एग्जाम में और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। बस आपको समझना है और समझ करके एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ताकि टीचर को पता चले कि आप क्या है, समझदार हैं और आप उस चीज़ को समझे हैं तभी लिख पा रहे हैं। जो टीचर लिखवाता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप टीचर वाला लिखते हैं तो उसे लगता है कि ये क्या किया है, रट के आया है और लिख दिया है। लेकिन आप जब समझ के लिखते हैं तो आपको भी फ़ायदा करेगा और टीचर भी फ़ायदा करेगा। आपको कैसे फ़ायदा करेगा, आपको चीज़ें हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी। तो फ्यूचर में अगर कभी एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब वाले एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें अगर आ गया, ठीक है, कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रहेगा कि मैंने 9th में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन मार के चले आएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को देखा जाता है। उसके बाद टॉपिक आती है हमारी, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना होता है, हम मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका तो पता चल गया कि वो सेल से बने होते हैं, लेकिन जो अब सेल होता है वो किससे बना होता है, समझ रहे हैं ना। हम बने होते हैं सेल से, अब जो सेल होता है हमारा वो किससे बना होता है, वो भी तो किसी चीज़ से बना होगा ना, तो वो किससे बना होता है वो देखते हैं। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। कह रहा है कि जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल का जब हम स्टडी करेंगे, किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है। तो कह रहा है जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को हम स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी आगे फिगर सेल का मैं उसमें समझा दूंगा। ठीक है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट होता है सेल का। यही क्या करता है, एनर्जी देता रहता है सेल को, ताकि वो जिंदा रहे। जब सेल मर जाता है तो नया सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, सेल का। और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, उसके अंदर जो क्या करता है, उसको बनाए रखता है सेल को काम करने के लिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो ऐसे गोल सा होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म जो गीला गीला कलर का होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म का होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, या सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन का मतलब होता है दीवार। ठीक है, अब जो गोल सा दीवार है सेल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये बीच में आ गया हमारा न्यूक्लियस, तो जो बीच वाला दीवार है मोटा सा, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का सीधा मतलब होता है दीवार या वॉल। ठीक है, या उसको क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कि सेल का दीवार या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या होता है, इसी बीच में ही होता है ऐसे खूब सारा, तो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा का दीवार या सेल का दीवार बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना। देखो यहाँ भी वही कह रहा है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जैसे सेल है इसका जो आउटर एरिया होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, और बड़ा ले लेते हैं, अभी फिगर आएगा और अच्छे समझ जाएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है जो बड़ा सा रिंग है ना, इस रिंग के अंदर एक न्यूक्लियस है और खूब सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है।
कह रहा है इस साइटोप्लाज्म के बाहर जो ये लेयर बना हुआ है उसको पकड़े रखने के लिए, ताकि सेल क्या हो, न्यूक्लियस हो जो बाहर ना आए, साइटोप्लाज्म बाहर ना आए, इसी वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है सेल का, जो क्या करता है, सेपरेट होने से बचाता है किसको, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। तो बाहरी वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी भी आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि सबसे आउटर मोस्ट वाला एरिया, यानी कि सबसे बाहर वाला एरिया होता है जो सेल का, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप रूम में बैठे हैं, आप रूम में बैठे हैं तो रूम का जो दीवार होगा ना वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ काम करेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक घर है, एक रूम है, ठीक है, इस रूम की जो दीवारें हैं ना, वो दीवार को क्या हम बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। अब देखो कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है, जो ये बाहर वाला एरिया होता है, ये अलाउ करता है बाहरी मटेरियल को, प्रोटीन वगैरह को, विटामिन को, ताकि सेल के अंदर आ सके और न्यूक्लियस को क्या दे सके, एनर्जी वगैरह दे सके। जैसे मान लेते हैं हम रूम में बैठे हैं, इस रूम में बैठे हैं, अब इस रूम में मान लीजिए गेट भी होगा ना भाई, गेट होगा ना अंदर आने के लिए, तभी तो आपकी मम्मी चाय वगैरह पकौड़ा वगैरह लाएंगी। जब आप रूम में पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम में आता है तो मम्मी क्या करती हैं, चाय ला के दे देती हैं, दूध ला के दे देती हैं, पकौड़ा वगैरह बनता है तो ला के देती हैं। तो क्या कर रही है, आपके रूम में आ रही हैं और आपको खाने पीने के सामान दे रही हैं। तो ऐसे ठीक इसमें भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। इसमें भी एक छोटा सा गेट होता है, जब सामान आता है खाने पीने वाला, यानी कि प्रोटीन विटामिन वगैरह आते हैं, तो सेल क्या करता है, गेट खोल लेता है और सारा विटामिन अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद न्यूक्लियस को दे देते हैं, फिर न्यूक्लियस क्या करता है, बंटवारा कर देता है सब में। इस तरीके से दूसरा पॉइंट बन जाएगा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउड और परमिट, या अलाउ करता है या परमिट करता, आने देता है, एंट्री करने देता है और फिर एग्जिट करने देता है कुछ मटेरियल्स को जो सेल के अंदर आना जरूरी होता है। देखो हर चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम जो खाते हैं उसमें जो विटामिन रहते हैं, जो प्रोटीन रहता है, जो एनर्जी रहता है, वो कहाँ जाता है, खून के अंदर जो सेल रहते हैं उनमें जाता है, बॉडी के अंदर जो सेल रहते हैं उसमें आता है, जो मसल हमारे बनते हैं उनके अंदर जो सेल आता है वहाँ पे पहुँचाता है। तो सेल के अंदर इस तरीके से होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, एंट्री देते हैं किसको, कुछ मटेरियल्स को जो उसके अंदर आके उसको क्या सके, एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। फिर कह रहा है कि इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, यानी कुछ उसके साथ बेकार कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल भी आ सकते हैं, तो उसको देखता रहता है कहीं बेकार की चीज़ें ना आए। जैसे मान ले प्रोटीन और विटामिन आ रहा है, अब प्रोटीन विटामिन के साथ कुछ गंदी चीज़ें आ गई जो बेकार चीज़ें हैं, तो उनको नहीं आने देगा, उनको रोक देगा। तो वही कह रहा है इट आल्सो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ये रोक सकता है कुछ ऐसे मटेरियल्स को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3 पॉइंट तो यही हो गया, इट आल्सो प्रिवेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, जो बेफालतू के हैं, जो बेकार मटेरियल्स हैं उनको रोक देगा और विटामिन मिनरल्स और एनर्जी वगैरह को आने देगा। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। देखो सेल मेम्ब्रेन हम पता कर लिए बाहर वाला एरिया होता है, अब परमिएबल मतलब होता है चाय छन्नी वाला। चाय छन्नी देखते हैं ना, जब चाय बनता है तो चाय को हम क्या करते हैं, छानते हैं, तो चाय पत्ती वहीं रुक जाता है और चाय नीचे चला जाता है। तो वैसे ये भी करता है, एनर्जी को, प्रोटीन को और विटामिन को आने देता है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहती है उनको बाहर ही रोक देता है। ठीक है, इसे कहते हैं परमिएबल, यानी कि चाय छन्नी। सिंपल याद रखें, परमिएबल मतलब चाय छन्नी। तो ये आपका चौथा पॉइंट बन सकता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास क्या होती हैं, एक सेलेक्टिवली, एक नेचर के द्वारा उसके पास परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ऐसा दीवार होता है जो छानता है, क्या छानता है, बेकार चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 4 पॉइंट आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, देखो फिर कह रहा है जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चला आता है उस न्यूक्लियस के अंदर, ताकि उसको एनर्जी मिल सके। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जब दोनों साथ में आते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है ऑक्सीजन को आने देता है और CO2 को बाहर ही रोक देता है, कहता है तुम रुको, तुम्हारा अंदर जाना अलाउ नहीं है, और अंदर जाओगे तो तुमको मारा जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, ऑक्सीजन को अलाउ करता है और CO2 को बाहर ही रोक देता है। कौन रोक देता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरीके से हमारा क्या करता है, काम करता है, क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो अभी हमने जाना प्रोटीन विटामिन आते ही हैं, अब साथ ही साथ उसके साथ वाटर भी आता है, पानी भी तो चाहिए पीने के लिए भाई। हम पानी जो पीते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर शरीर क्या करता है, उसको हर सेल में, हर बॉडी के अंदर जो सेल रहते हैं उनके पास भेजता है। तो पानी भी क्या होता है, उस सेल के मेम्ब्रेन के जरिए पास होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो कैसे, ऐसे थोड़ी ना पानी जाएगा और सेल के अंदर ढुक जाएगा, नहीं, क्या होगा, वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं। जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है,
आप लोगों ने आरओ देखा ही होगा, घर में लगा रहता है, नहीं देखा होगा स्कूल में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा आरओ। तो आरओ की तरह ही हमारे सेल मेम्ब्रेन भी क्या होते हैं, आरओ होते हैं, जो क्या करते हैं साफ पानी को अंदर आते हैं और गंदे पानी को बाहर ही रखते हैं। इस तरीके से क्या होता है, पानी की भी सेल के अंदर आता है और उसका पानी का पूरा क्या होता है, फ़ायदा उठाता है न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है अगर सेल के आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, ध्यान, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल, सेल के आसपास अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, उसमें से कुछ पानी अपनी तरफ सोख लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा। वही कह रहा है हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, यदि सेल के अंदर कम पानी है और बाहर ज़्यादा पानी है तो क्या करेगा, वो बाहर से पानी को ऑस्मोसिस के जरिए गेन कर लेगा, गेन यानी कि प्राप्त कर लेगा, ठीक है, किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में 1 वर्ड में पूछ सकता है कि सेल के अंदर जब पानी जाता है तो किस प्रोसेस से जाता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये पानी को साफ करके अंदर भेजता है, ठीक है, और गंदे पानी को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उससे क्या बोलते हैं, सेल के अंदर भी पानी जा सकता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू में 1 वर्ड में या ट्रू फॉल्स में आ जाए। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है, कह रहा मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है और बीच में न्यूक्लियस है। कह रहा इसके अगल बगल बहुत सारा पानी है, कितना पानी है, मान लेते हैं 2 ml पानी है, कितना है, 2 ml मिलीलीटर है, ठीक है, और सेल के अंदर भी क्या है, 2 मिलीलीटर पानी है। मान लेके चलते हैं, ऐसा होता नहीं है, 2 मिलीलीटर बहुत ज़्यादा होता है, मान के चलते हैं कि बाहर वाले एरिया में यानी सेल के बाहर में क्या होता है, 2 ml पानी है और सेल के अंदर भी 2 ml पानी है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना पानी को जाने देगा। तो ये है सेल मेम्ब्रेन के पास दिमाग भी होता है कि अगर उसको पानी की ज़रूरत रहेगी तभी वो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा, नहीं तो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। वहीं यहाँ पर लिखा है इफ़ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, कह रहा है सेल के पास जितना पानी है अगर वही पानी बाहर भी होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा और मेम्ब्रेन क्या करेगा, उस पानी को अलाउ ही नहीं करेगा। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी कि सेम टेम्परेचर। आइसो मतलब होता है सेम, टॉनिक मतलब कि टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वहाँ का सेम रहेगा, ना पानी अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और जब पानी अंदर बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसको याद रखिएगा दोनों को। आइसोटोनिक मतलब आइसो यानी कि सेम, एस आ रहा है ना, एस यानी कि सेम, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होगा। हाइपो यानी कि जहाँ हाई रहेगा पानी वहाँ से लोअर प्रेशर की तरफ आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये सेल है, क्या है, सेल है, सेल के अंदर पानी कितना है, 2 ml है, ठीक है, लेकिन जो बाहर पानी है वहाँ पर पानी ही नहीं है, मतलब वहाँ पानी सूख गया है। तो सेल क्या करेगा, अपने अंदर से पानी दे देगा बाहर एरिया को, ताकि बाहर वाला एरिया क्या रहा है, वेट रहे, भीगा हुआ रहे। तो ये कह रहा है इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन, यदि आसपास का मीडियम क्या है, लोअर कंसंट्रेशन पर, वहाँ पर पानी नहीं है, सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा, लूज़ करेगा वाटर को, यानी कि पानी को अपनी तरफ से लूज़ करेगा, ताकि ऑस्मोसिस के द्वारा ये भी होगा, ठीक है। और देखो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी ले भी रहा था और ऑस्मोसिस के द्वारा पानी दे भी रहा है, ताकि उसके अंदर का जो विटामिन है वो बाहर ना जाए, बस पानी बाहर जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। देखो 3 चीज़ आया है यहाँ पर, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। देखो फिर बता देता हूँ मैं, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक वो होता है जब बाहर से पानी अंदर आती है, यानी कि हाई से लोअर की तरफ आती है। आइसो मतलब होता है सेम, यानी बाहर भी सेम होगा अंदर भी सेम होगा। तीसरा आता है हमारा हाइपरटोनिक, जहाँ से सेल के अंदर से पानी कहाँ जाता है, बाहर जाता है, क्योंकि बाहर पानी नहीं रहता है, जिसकी वजह से सेल क्या करेगा, अपना पानी लूज़ कर देता है बाहर के पानी को वेट करने के लिए। ये होता है हमारा पानी का पूरा ऑस्मोसिस सेल के अंदर का, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेल क्या करता है, पानी पीता है, खाना खाता है और हर वो काम करता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ये हम देख रहे थे किसके अंदर, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। उसके बाद कह रहा है जो पानी, जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ हैं, जो फ्लावर है, यानी कि पौधों की बात कर रहा है। कह रहा है जो पौधे वगैरह है ना, वो भी पानी इसी तरह से लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि प्लांट्स के अंदर भी जो सेल हैं उनके अंदर जो पानी जाता है ना, वो भी किसके द्वारा जाता है, ऑस्मोसिस के द्वारा जाता है। उनमें भी यही होता है, जब पानी बाहर ज़्यादा रहता है तो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब पानी बराबर रहता है तो कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। जब पानी बाहर नहीं रहता है, अंदर पानी रहता है, तो भी क्या करते हैं, अपने सेल के पानी को लूज़ कर देते हैं, ताकि बाहर वाला एरिया भीगा हुआ रहे। तो ये प्लांट के अंदर भी ऐसा होता है, याद रखिएगा। यानी कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर, वो भी यही काम करती हैं, उनके सेल्स भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंसानों के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी सेम काम होता है। देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जाना हम किससे बने हैं, सेल से। सेल किससे बना है, अभी हमने देखा प्रोटीन वगैरह सब थे उसमें। ये तो था उसके लिए चाहिए था, बना किससे है सेल, ये हमने नहीं देखा था ना, उसका आंसर यहाँ पर आ गया। देखो कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इस फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बेंडेबल होता है, वो कहीं भी इधर उधर जैसे जा सकता है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किससे बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं लिपिड्स। क्या बोलते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है।
तो अगर पूछता है कोई कि हम इंसान या पौधे या जानवर किससे बने हैं, तो सेल से बने, यानी जो सबसे छोटा यूनिट हमारे बॉडी के अंदर वो होता है सेल। अब होता है सेल किससे बना होता है, कोई पूछ लिया तो क्या बताएंगे, प्रोटीन और लिपिड्स, ये दो चीज़ें होती हैं जिससे सेल बना होता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे चाहे वैसे मुड़ सकता है। तो याद रखिएगा जो सेल होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है। ठीक है, याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक नंबर आपका चला जाएगा। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन आता है, जो सेल आता है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, LIPIDS, लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। ठीक है, ये कैसा होता था, ऐसा होता था सेल प्लाज्मा, ध्यान देखिएगा, ये था हमारा सेल वॉल, यानी कि सेल मतलब प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा यानी कि दीवार कह सकते हैं, सेल का दीवार, और बीच में क्या था, न्यूक्लियस। अब देखो कह रहा है जो सेल वॉल होता है, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट की, एनिमल का हो चुका है। ठीक है, प्लांट में है अभी ध्यान रखिएगा। कह रहा प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होते हैं ना, ये होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, इनके अंदर प्लाज्मा होता है, यानी कि लिक्विड टाइप का होता है। अब इनका जो बाहर वाला एरिया होता है, ठीक इनका क्या होता है, एकदम ठीक इनके ऊपर ही होता है, ऐसे पतला सा होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके ठीक ऊपर होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला एरिया क्या होता है, सेल वॉल कहते हैं। और ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो वही कह रहा है द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अभी हमने देखा है सेल किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। और जब प्लांट्स में आएंगे उनके जो सेल वॉल होते हैं, जो उनके दीवार होते हैं, जैसे हम रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम में भी हमारे क्या है, 4 दीवारें होंगी, 4 तरफ से हम बैठे होंगे और यहीं पर बैठ के हम पढ़ रहे होंगे। कह रहा जो दीवार बनी है ना, दीवार का जो आउटर एरिया है, बाहर वाला एरिया है, वो किससे बना होता है, प्लांट्स के अंदर किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो कह रहा है हमारे अंदर भी सेल होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं। हमारे अंदर सेल वाले को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन उनका बनना कुछ किससे होता है, सेलुलोज से होता है। और जो हमारा सेल बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। ये दो डिफरेंस है, इंसानों का सेल, जानवरों का सेल किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ किसको, प्लांट्स को, यानी कि जो प्लांट्स रहते हैं, जो पेड़ रहते हैं, उनको मजबूती प्रोवाइड कराता है। कौन, सेलुलोज। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन्स और लिपिड जरूरी हैं, और पौधों के लिए जो प्लांट्स रहते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, सेलुलोज जरूरी है। उनके लिए सेलुलोज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही जो होते हैं सेलुलोज उनके सेल्स को बनाते हैं, और सेल क्या करते हैं, पेड़ को एकदम मजबूती से खड़ा रखते हैं। चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए पेड़ नहीं गिरता। क्यों, क्योंकि उनके जो सेल है किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और सेलुलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही जटिल सब्सटेंस है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, फिर क्या रहा, लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द सेल वॉल प्लाज्मोसिस। देखो अभी हम पढ़ रहे थे कि इंसानों का जो सेल होता है, ठीक है, जब पानी को लूज करता है तो किसके द्वारा लूज करता है, ऑस्मोसिस के द्वारा लूज करता है। ऐसे ही हमने देखा था प्लांट में भी, यानी प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं उनका भी जब पानी को लूज करना होता है, यानी कि बाहर वाला एरिया सूखा होता है तो उस सूखे एरिया को भिगाना होता है। तो जो सेल होते हैं क्या करते हैं, पानी को अपने लूज करते हैं। किसके द्वारा लूज करते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा। जब भाई प्लांट्स में यही काम होता है तो उसमें एक प्रोसेस आ जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलोसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलोसिस। एग्जाम में अगर पूछ लिया कि प्लाज्मोलोसिस क्या होता है तो बता सकते हैं कि प्लाज्मोलोसिस बस प्लांट में होता है जब प्लांट का सेल पानी को लूज करता है, ठीक है, उस किसके द्वारा, बाई ऑस्मोसिस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलोसिस। ठीक है, ऐसे वही लिखा है कि जब पानी का सेल पौधों का सेल पानी को लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर की बात कर रहा है, प्लाज्मोलोसिस। देखो ऐसे भी याद होगा, ऑस्मोलोसिस यानी कि प्लांट के अंदर, प्लाज्मा यानी कि प्लांट के अंदर, यानी कि प्लांट के अंदर जब पानी को लूज किया जाएगा क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलोसिस। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस। अभी हम पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या है, क्या होता है, देखते हैं। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, न्यूक्लियस के अंदर। अभी हम बात कर रहे थे इंसानों के किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल हमने देखा किससे बने होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और सेलुलोज से। अब हम देखेंगे जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है, ये लास्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है, लास्ट क्या होता है, सेल होता है। यानी कि इंसानों के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है, तो ध्यान देना, ध्यान से बस सुनना। कह रहा जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके भी एक लेयर होता है। जैसे अभी हम देखा सेल के अंदर क्या था, ये लेयर था, उसके अंदर न्यूक्लियस था।
तो सेल हमने देखा, सेल के बाहर वाले एरिया को क्या बोल रहे थे हम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे, या सेल वॉल भी बोल रहे थे, यानी कि दीवार। ऐसे ही जो अंदर इसके क्या है, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, एक वॉल है, एक बाहर वाला एरिया है, ऐसे घिरा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक वॉल होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के दीवार को हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, सेल वॉल बोल रहे थे। ऐसे ही ठीक न्यूक्लियस के अंदर जो वॉल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन मतलब होता है ये दीवार, ठीक है। तो पहला पॉइंट न्यूक्लियस में आप ये ले सकते हैं कि सेल की तरह ही न्यूक्लियस के भी क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होता है, यानी कि सेल के पास बस एक ही लेयर होता था, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डबल लेयर होता है, यानी कि 2 दीवार होती हैं आपस में चिपकी हुई। यानी अगर आप रूम में बैठे हैं तो आपके रूम में क्या होगा, एक ही दीवार होगा, लेकिन जब न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के पास 2 दीवारें होती हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है न्यूक्लियस, क्योंकि यही चला होता है पूरे बॉडी को। तो हम लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाद डबल लेयरिंग क्या होता है, वॉल होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का सीधा मतलब होता है वॉल, दीवार, ठीक है। और न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस के पास भी कितने होते हैं, 2 दीवार होते हैं जो उनको सुरक्षा देते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है जैसे सेल के अंदर क्या थे, गेट थे, जिसकी वजह से प्रोटीन विटामिन आ रहा था अंदर, वैसे ही इसके पास भी, यानी कि न्यूक्लियस के पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, यानी कि हम देख ही नहीं सकते नंगिया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे होते हैं। कह रहा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास भी क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसके, मटेरियल को अंदर बाहर जाने में, ठीक है। वही कह रहा है अंग्रेजी में, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, यानी कि छेद होते हैं छोटे छोटे, विच अलाउ टू ट्रांसफ़र, जो अलाउ करते हैं या जो परमिशन देते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए मटेरियल को अंदर से बाहर, यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, यानी कि अंदर बाहर करने के लिए क्या रहते हैं, अलाउ करते हैं। कौन होते हैं ये, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस के पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटेरियल को इनसाइड आउटसाइड ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो, कह रहा है द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, ये तीसरा पॉइंट है। कह रहा है जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो, ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद नहीं होता है। इंसान हो गए, इंसान के अंदर सेल आया, सेल के अंदर न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, स्मार्ट होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, या इंटेलिजेंट होगा, या बेवकूफ़ होगा, या पागल होगा, क्या होगा, यही डिसाइड करते हैं। बच्चा होगा कि बच्ची होगा, यानी कि लड़की होगी लड़का होगा, सब कौन डिसाइड करता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कह सकते हैं हम कि इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है क्रोमोसोम्स, यानी कि कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल है कि फीमेल है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ़ है, वो बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है कि लंगड़ा लूला है, ठीक है, ठीक है, उसके पास सुनने की पावर है कि नहीं है, आंखें सही है कि नहीं है, कौन डिसाइड करता है, क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। तो हमको अपने क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्रोमोसोम्स को हेल्दी रखना चाहिए, ताकि आपका भी भविष्य क्या हो, सुनहरा हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी मेजर चेंजेस के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब देखो, अब आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रोमोसोम ही क्यों डिसाइड करते हैं कि बच्चा बच्ची होगा या बच्ची होगा, मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, कह सकते हैं एक तरह से राजा के बहुत खास होते हैं, यानी कि शरीर को बनाने के लिए बहुत खास होते हैं। क्यों खास होते हैं, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन होता है अपने पूर्वजों का, अपने दादा का, परदादा का, अपने माँ पिता का, सबका इनका इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए के फॉर्म में। नहीं कहते हैं अगर इसका डीएनए पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि ये कौन है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कौन कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स। इसीलिए कह रहा हूँ क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये परफॉर्म करने के लिए कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। क्यों कि क्रोमोसोम के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। लिखा है ना क्रोमोसोम्स, ये चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ से कि क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का जो उनका कैरेक्टर है, अगर माता पिता अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो बच्चा भी कैसा होगा, समझदार इंटेलिजेंट होगा। तो कौन कन्फर्म करेगा, क्रोमोसोम्स कंटेनिंग। कैसे, क्योंकि क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड यानी कि जो तेजाब होता है ना, वो तेजाब के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होकर के होता है,
डीएनए, ठीक है, यहाँ पर इससे स्टिक लगे होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डीएनए। कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। सोचो क्रोमोसोम्स कितना छोटे होते हैं। हमने देखा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए खत्म, इसके बाद छोटा कुछ नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का, किसी भी पौधे का अगर पता लगाना है कि ये पौधा कैसा रहा होगा या कैसा था या कैसा होगा, तो क्रोमोसोम का क्या लेना पड़ेगा? डीएनए लेना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, ठीक है, पता चल जाएगा तुम किसके लड़के हो, ठीक है। तो डीएनए टेस्ट होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इससे सब कुछ पता चल जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या चीज़ हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चौथा पॉइंट हो गया डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। सेल कहाँ होते हैं? जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर और पौधों के अंदर, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेल और न्यूक्लियस का कहानी। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अभी मैंने बताया कि सेल के अंदर क्या होता है? ऐसे सेल होता है, ये हो गया हमारा सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम था। अब मैंने बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं जो लिक्विड की तरह होते हैं ना, चिपचिपाहट में होते हैं, चिप करते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आता है, जो आता है यही सेल और न्यूक्लियस ही आएगा, ठीक है, और फिगर बनने के लिए आएगा सेल का, जो अभी मैंने आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा अभी तो 1 से 2 नंबर में आएगा, तो 2 पॉइंट लिख देंगे बहुत हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सबको पता है भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि फ्लूइड। लिक्विड नहीं लिखेंगे, लिक्विड ज़्यादा पतला हो जाएगा, थोड़ा मोटा चिपचिपाहट होता है, तो वो ज़्यादा लिक्विड होगा नहीं। हम क्या लिखेंगे? फ्लूइड फॉर्म लिखेंगे कि ये फ्लूइड कंटेंट में रहता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, यानी कि सेल को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उसको काम करने के लिए क्या करता है? ये ऑर्गेनल्स प्रोवाइड कराता है। भाई देखो, जो मशीन वगैरह होती है ना, उसमें हम क्या लेते हैं? ग्रीस वगैरह डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ताकि वो अच्छे से चले। यहाँ तक कि जो आपका साइकिल का जो चैन होता है, उसमें भी ऑयलिंग किया जाता है ताकि चैन अच्छे से घूमे। तो ऐसे ही सेल को अच्छे से घुमाने के लिए, अच्छे से काम कराने के लिए क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो 3 पॉइंट आपका यही तैयार हो गया। पहला पॉइंट क्या होता है? साइटोप्लाज्म इनसाइड मेम्ब्रेन होता है और आउटसाइड क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड के कंटेंट में रहता है, यानी कि चिपचिपाहट के फॉर्म में रहता है। कहाँ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तीसरा पॉइंट कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो परफॉर्म कराता है क्या? ऑर्गेनल्स, जो काम कराते हैं सेल को काम करवाने में मदद करवाते हैं। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म का 3 पॉइंट। बाकी जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता भी नहीं है उतना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ दिया है सेल ऑर्गेनल्स से क्या होते हैं? वही जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में होते हैं ये, ठीक है। तो देखो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे ये है ना, देखो सेल का दिया है यहाँ पर फिगर, ये हो गया पूरा सेल, ठीक है। ये बाहर वाला एरिया क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि लिखा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के क्या अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तभी हम क्या पढ़ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? ये गीला वाला एरिया है जो पिंक कलर नहीं, किसका है? हरा कलर का, हल्का हरा कलर है, तो चिपचिपाहट होता है, मैंने बता दिया है। कह रहा है इसी जो है ना साइटोप्लाज्म, इसी में क्या होता है हमारा? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे बूंदा बूंदा होता है ना, लिख रहा है ना, डॉट डॉट है छोटा छोटा, इसी को कह रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है। ये क्या होता है अभी मैं डिफाइन कर दूंगा छोटे छोटे वर्ड में, तो अभी नाम पढ़ लेते हैं। ये सब साइटोप्लाज्म में आता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। देखो कितना है? 1 2 3 4 5 है ना। इन पांचों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है ना, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पांचों पता नहीं पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, मेरे टाइम पे तो नहीं पूछे जाते थे और अभी भी शायद नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये पावर हाउस माना जाता है सेल का, यानी कि जो सेल्स को जो एनर्जी मिलती है ना, वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक वर्ड में अगर बोलना हो, एग्जाम में आ भी सकता है, हमेशा आता है ये। जब 10th 12th में आता है तो 9th में भी आएगा ही आएगा, एक वर्ड में, या एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में, फिल द ब्लैंक्स में। क्या पूछेगा कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो हम अभी आगे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक वर्ड में डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे? ये पावर हाउस है किसका? सेल का। यानी कि जो सेल होते हैं ना, इनको जो पावर देता है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस माने जाते हैं सेल के। जैसे यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रियन, ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? पावर हाउस हैं। जैसे बिजली आती है ना, बिजली हर शहर में एक पावर हाउस होता है पूरे शहर को बिजली देने के लिए।
तो ऐसे ही सेल के अंदर भी एक कई सारे पावर हाउस होते हैं जो सेल को बिजली देते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इंडोप्लाज्मिक गोल्गी वगैरह लाइसोसोम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन कैसे कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल को पावर देते हैं ये। देखो यहाँ पर दो सेल है, एक जानवर का एक प्लांट का, मैं समझा देता हूँ। एनिमल सेल तो देख ही लिए हैं, ठीक है। ये दोनों सेल एग्जाम में आते हैं बनाने के लिए, 3-3 नंबर में या 2-2 नंबर में आएगा, ठीक है। हर साल आते हैं, कोई दोनों में से एक ही आएगा, या तो प्लांट सेल आएगा तो एनिमल सेल आएगा। तो ये एनिमल सेल है, ऐसे बना दिए गोल का, ऊपर ऊपर ऐसे डॉट डॉट कर दिएगा, और बीच में बस ये न्यूक्लियस जरूर बनाइएगा। ये सब तो ऐसे ही गोज गाज देंगे, ऐसे बूंदा बूंदा कर देंगे तब भी हो जाएगा। 3 चीज़ याद रखना है, ये पहला सेल वॉल सही होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर ऐसे से कर दीजिएगा ताकि वो, ये सब क्या रहता है, गेट रहता है ताकि मटेरियल अंदर आ सके, ठीक है। और दूसरा चीज़ सही क्या बनाना है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको सही बनाना है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसे करके बना दीजिएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। बस दिख रहा है कठिन, ऊपर से गोल बनाना है ऐसे, ठीक है, और ऊपर से ऐसे गेट बना देना है और ये न्यूक्लियस बना देना, बाकी ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो यह है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल, यानी कि वो जानवरों का, इंसानों का सेल था, और ये किसका है, पौधों का सेल है। तो इसमें भी देखो इसका थोड़ा अलग होता है, इसका ऐसे गोल सा होता है अंदर की तरफ, और बाहर से ऐसे रबड़ की तरफ ऐसे होता है। देखो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। और ऐसे भी गोल रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा अंडे के आकार का, और बाकी इसमें भी क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, ऐसे गोल गोल बना देंगे तो हो जाएगा। मेन आपको क्या देना है, उस तरह का स्ट्रक्चर देना है, ऐसे गोल सा बनाएंगे और बाहर वाले को ऐसे दिखा देंगे और न्यूक्लियस दिखा देंगे। बाकी ये तो ऐसे ऐसे कर देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे गोल गोल सा कर दीजिएगा, हो जाएगा। बस बीच में आपको न्यूक्लियस और सेल वॉल जरूर से बनाना है, क्योंकि यही मेन होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं सेल का। अब उसी के बारे में मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, बाकी जो है मैंने छोड़ दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आता है ही नहीं, तो उसको मैं देख लीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं और वाइट टूल देखेंगे, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट ही दे दिया है, 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5 पॉइंट बहुत होता है, 3 नंबर में ही आएगा तो कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस माना जाता है किसका, सेल का। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल को पावर देते हैं, इसीलिए उनको पावर हाउस बोला जाता है। तो चाहे इंसानों के अंदर हो, चाहे जानवरों के अंदर हो, या पौधों के अंदर हो, तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और तीनों का काम यही होता है, क्या करना, सेल को पावर देना, ताकि वो अपना काम करते रहे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं। 2 मेम्ब्रेन यानी कि 2 दीवारें होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, चिपटी हुई रहती हैं। दूसरा पॉइंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सेल वॉल की तरह भी क्या होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं जो उसको कवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में क्या होगा, अगल बगल होंगे, बस यही नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है इसके जो होते हैं ना, इसके भी 2 वॉल होते हैं ऐसे गोल गोल से, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनको कवर करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। कह रहा है जो आउटर वाला एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं अगर ये क्या है, पावर हाउस है, इसका जो आउटर वाला एरिया होगा ना, क्या होगा, थोड़ा सा पोरस होगा। पोरस यानी कि थोड़ा चिपचिपाहट वाला होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में है, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है, चिपचिपाहट होता है। तो बाहर वाला एरिया उसी में तो है साइटोप्लाज्म में, तो बाहर वाला एरिया थोड़ा सा पोरस होगा। बाकी जो ये अंदर वाला एरिया है वो क्या होगा, थोड़ा सा अनफोल्ड होगा। फोल्डेड यानी कि थोड़ा सूखा टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। देखो बाहर वाला किस में है, साइटोप्लाज्म में है, जहाँ चिपचिपाहट है। अंदर वाला जो एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं डीपली फोल्डेड है, यानी कैसे क्या हुआ है, डब्बे में बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा जगह बनाता है। जगह किस लिए बनाता है, ताकि एटीपी क्या हो सके, बन सके। एटीपी क्या होता है, यही पावर हाउस का काम करता है। भाई बिजली बनाने के लिए वो तो चाहिए, कोयला चाहिए होता है, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ मैं, वाटर डैम्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए होता है। तो ऐसे ही पावर को, माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर होता है उसको बनाने के लिए क्या होता है, एटीपी चाहिए होता है। तो एटीपी को रखने के लिए अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और वो एनर्जी न्यूक्लियस को मिलती है, और न्यूक्लियस अपना पूरे सेल को क्या करता है, चलाता रहता है। तो ऐसे ही जितनी अरबों खरबों न्यूक्लियस है हमारे अंदर, ठीक है, उनको सारा पावर कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई काम कर रहे हैं बाहर धूप वगैरह में या स्कूल जा रहे हैं, तो एनर्जी वाला ड्रिंक लेके जाएं, ग्लूकोज वगैरह घोल के जाएं पानी में, पानी पीते रहें, ताकि हमारे किसको, सेल को पानी मिले। सेल को पानी मिलने कहाँ पर पहुँचाएगा, न्यूक्लियस को पहुँचाएगा, और न्यूक्लियस किसको पहुँचाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे लेवल पर एनर्जी शुरू होती है, और हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी हमको मिलती है, फिर हम काम करते रहते हैं दिन भर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में यही सब क्वेश्चन पूछता है बीच बीच में से।
तो पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीपी। एड्रीनोसाइन क्या होता है, एड्रीनोसाइन, टी यानी कि ट्राई और पी यानी कि फॉस्फेट, एड्रीनोट्राइंस ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्पेलिंग याद रखिएगा। ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, देखो लिखा भी है एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बॉडी। मैंने बताया था ना कि एटीपी क्या करता है, उसी एनर्जी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये लिखो, यहाँ पे लिखा है, चौथा पॉइंट बन जाएगा कि एटीपी को हम क्या करते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं सेल के अंदर से। ठीक है, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। जो बॉडी हमारा है एटीपी के अंदर, यानी कि उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी मौजूद रहती है उसका यूज़ करती है क्या करने के लिए, हमको मैकेनिकल काम कराने के लिए। मैं बताया ना कि जो भी हम काम करते हैं, स्कूल से आते जाते हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या पानी पीते हैं, तो हमको एटीपी के फॉर्म में बनता है। तो अभी सिंपल सा हम यही समझा सकते हैं आपको। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, एटीपी होता है। एटीपी किस फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होते हैं, इनको एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। यही क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं अंदर, और बना के किसको दे देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया किसको दे देता है, सेल को। सेल किसको दे देता है, हमारे बॉडी को। हमारा बॉडी क्या करता है, काम करता है, मैकेनिकल वर्क करता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का विश्लेषण था, मतलब कि एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्लास्टिड। अब देखो, प्लास्टिड इंसानों के अंदर नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है जानवरों के अंदर भी नहीं होता है। ये कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता बस होता है। तो प्लास्टिक मतलब होता है ये प्लांट। अगर एग्जाम में नहीं याद आ रहा है कि प्लास्टिक कहाँ होता है, तो इसके नाम में ये सब छुपा हुआ है। प्लांट का स्पेलिंग क्या होता है, PLANT, PLA, बस N और T नहीं लिखा है, T भी लिखा है, N नहीं लिखा है। तो प्लास्टिड यानी कि प्लांट्स के अंदर होता है। तो ऐसे यार लिख सकते हैं पहला पॉइंट, जो प्लास्टिक होते हैं यानी जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि बस ये पौधों के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पहला था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। मैंने पढ़ाया था ना क्लास 6 5th 7th में पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम, जो पौधे वगैरह रहते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो खाना कैसे बनाते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्रोमोप्लास्ट में रहता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है, प्लास्टिड में रहता है। तो हम बता सकते हैं कि प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर जो सेल रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है एक स्टोरेज की तरह, वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। वही मैंने बताया, जो भी कह रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। और फिर अगर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्लूकोज आर स्टोर। यानी कि क्या करता है, इन चीज़ों को स्टोर करता है। इसलिए मैं बोला है कि ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। ठीक है, इन तीनों चीज़ को क्या करता है, ये स्टोर करता है, रखता है अपने पास। कौन रखता है, ल्यूकोप्लास्ट रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बाकी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी का साइज आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।